वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन 3 ज्योग्राफी। इन दिस सेशन वी विल एक्सप्लेन यू वेदरिंग्स। इस सेशन में आप देखेंगे किस तरह से आपकी वेदरिंग और रॉक्स का relations होगा। When the rocks are broken up into smaller fragments without any chemical change in their composition, it is called physically weathering। अब हम भौतिक वेदरिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाती है ये इसकी कंपोजिशन से, जो कि भौतिक वेदरिंग कहलाती है। The term mechanical weathering is also used for physical weathering। फिजिकल वेदरिंग जो है वो मैकेनिकल वेदरिंग का ही एक टर्म होता है, जो कि फिजिकल वेदरिंग के लिए यूज किया जाता है। फिजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज। अलग अलग उसमें फिजिकल वेदरिंग का अलग अलग एरिया के हिसाब से प्रभाव पता चलता है। दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर विद एग्जाम्पल्स। इसे हम कई उदाहरणों के तौर पर देखेंगे। फर्स्ट, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? सभी जानते हैं कि जब हाई हीट होती है तो कूलिंग प्रोसेस जो एक्सपेंड हो जाते हैं और कंट्रैक्शन हो जाता है रॉक्स के बीच में। इन हॉट डेजर्ट रीजन्स में आप देखेंगे जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और नाइट में आपका टेम्परेचर वो जो है कम हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल्ड। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन जो है इस तरह से टेम्परेचर के प्रभाव पर प्रभावित होता है, जिसमें हमने देखा कि हीटिंग और कूलिंग जो है वो उसको विस्तार करते हैं और कुछ संकुचन कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं रॉक्स को। दिस हाई ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉजेज सक्सेसिव एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स विच टेंड टू इनलार्ज द जॉइंट्स। ये जॉइंट्स के बीच को संकुचन और विस्तार का कारण बनता है अगर रेंज टेम्परेचर की हाई होती है तो। और फाइनली द रॉक्स डिसइंटीग्रेशन इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। और लास्ट में ये रॉक्स जो होती हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर ब्लॉक्स में विभाजित हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। इस पिक्चर के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जॉइंट्स आर ओपन बोथ। इन दोनों के जॉइंट्स ओपन है विद फ्रोस्ट एक्शन। जो तुषार और उसका पाला जो होता है उसका एक्शन होता है जिससे वो संकुचित और विस्तार हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सफोलिएशन की। एक्सफोलिएशंस की अगर हम बात करें तो रॉक्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सभी जानते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीटिंग द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स एक्सपेंड रैपिडली। जो रॉक्स की बाहर की परत होती है वो आगे से जल्दी से एक्सटेंड हो जाती है और इनर लेयर्स जो होती है वो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड हो जाती है हीट से। Due to successive expansion and contraction, the outer layer of the rock subsequently peels off the main mass of the rock in the form of concentric shells. The peeling of rocks in layers by this process is very similar to the peeling of successive layer of an onion. जिस तरह से प्याज के छिलके की परत उतरती रहती है, ठीक इसी तरह से ये प्रोसेस उसके लिए भी सिमिलर किया जाता है, माना जाता है। और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। ऑलमोस्ट ऑल रिकॉर्डेड फॉर्म्स ऑफ डोलराइट ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से, और ड्यू टू दिस प्रोसेस ग्रेनाइट डोम्स ऑफ महाबलीपुरम, जिसे कृष्णा का लड्डू कहते हैं, दोज नियर जबलपुर और मदन महल हिल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सफोलिएशन। ये सभी एग्जाम्पल उदाहरण जो है हमारे एक्सफोलिएशन को बताते हैं। तो हमने देखा एक्सफोलिएशन के बारे में किस तरह से
हमारी इनर लेयर्स जो होती है वो अनइफेक्टेड हो जाती है बाय हीट से, और जो आउटर लेयर्स होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। इस पिक्चर में आप देखेंगे लार्ज बाउल्डर शोइंग ब्रेकअप बाय एक्सफोलिएशन से। एक्सफोलिएशन के माध्यम से किस तरह से ये आपका ब्रेकअप हो रहा है। और सेक्शनल व्यू ऑफ द सेम बाउल्डर में आप देखेंगे रॉक्स में कि एक प्याज की तरह एक पीलिंग ऑफ लेयर ऑफ द रॉक्स है ये। फ्रोस्ट एक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकली वेदरिंग प्रोसेस इन कोल्ड क्लाइमेट्स इज फ्रोस्ट एक्शन। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर फिजिकली वेदरिंग में काउंट किया जाता है तो हम फ्रोस्ट एक्शन की बात करते हैं। इसमें जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही क्लाइमेट कोल्ड होता है फ्रोस्ट एक्शन में, और द अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर इनसाइड द जॉइंट्स ऑफ द रॉक्स। जॉइंट्स ऑफ द रॉक्स की साइड में ये वाटर जो है वो मेल्ट हो जाता है, और इसका जो फ्रोस्ट एक्शन है वो अल्टरनेटिव फ्रीजिंग और मेल्टिंग ऑफ वाटर में शो होता है। तो जो रॉक्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। दिस इज बिकॉज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय 10%। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के 10% से इंक्रीज होती है। इन कोल्ड रीजन्स में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रॉक्स आर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो रॉक्स होती है वो छोटे छोटे पार्टिसिपल्स में ब्रेक हो जाती है और थ्रू दिस प्रोसेस, और इसी को ही हम कहते हैं फ्रोस्ट एक्शन। तो अब आप इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि फ्रोस्ट एक्शन कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। वाटर कलेक्ट्स इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स, जो वाटर है वो इकट्ठा हो जाता है रॉक्स के क्रैक्स में, और टेम्परेचर गिर रहा है उसके ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस का। वाटर टर्न्स टू आइस विच ऑक्यूपाइज अ लार्ज वॉल्यूम, जो वाटर है वो टर्न हो जाता है आइस में लार्ज वॉल्यूम पर, और जो क्रैक्स हो जाती हैं इसकी बड़े बड़े रॉक्स जो है वो क्रैक्स हो जाते हैं ड्यू टू बाय फ्रोस्ट एक्शन से। तो इस एक्शन के माध्यम से हमने देखा इस पिक्चर के माध्यम से किस तरह से जो हमारा वाटर कलेक्ट जो है वो क्रैक्स ऑफ रॉक्स में हो जाता है, और टेम्परेचर 0 डिग्री से वाटर जो है वो टर्न हो जाता है आइस में, copies a large volume and thus cracks enlarge। सेकेंड हम बात बताना चाहेंगे हम आपको यहाँ पे केमिकल वेदरिंग के बारे में, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वेदरिंग में। तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय केमिकल प्रोसेस। टाइप ऑफ कार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड। तो जो हमारा केमिकल वेदरिंग होता है, रॉक्स का सड़ाव जो हमारा होता है केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, वो पानी की सहायता से होता है और एटमॉस्फेरिक गैसेस की सहायता से होता है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग को हमने 4 मेजर प्रोसेस में डिवाइड किया है, जैसे कि ऑक्सीडेशन जिसमें से पहला है। तो अब हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। दिस इज द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द रॉक्स टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही होती है रॉक्स के साथ, वो प्रोड्यूस करती है ऑक्साइड्स। तो इस प्रोसेस को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन फ्यूरियस मिनरल्स, और ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि इस प्रक्रिया से बहुत सारी ऑब्जर्व हो जाती हैं मिनरल्स। The oxygen present in humid air reacts with iron grains in the rocks to form a yellow or red oxide of iron। और इसमें आपने देखा कि किस तरह से इसको हम कभी कभी येलो रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन के रूप में चेंज होता है, और इसे हम रस्टिंग ऑफ द आयरन भी कहते हैं। तो रस्ट डिकम्पोजेस रॉक्स कंप्लीटली विद पैसेज ऑफ टाइम। अब सेकंड हम बात करते हैं कार्बोनेट की। कार्बोनेट में क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच वेरियस टाइप ऑफ कार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड। डिफरेंट तरह से इस प्रोसेस में जो कार्बोनेट्स होते हैं वो बनते हैं। सम ऑफ दीज कार्बोनेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जो कि कुछ कार्बोनेट्स सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। जैसे एग्जांपल हम बताएंगे, रेन वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू द प्रीवियस लाइमस्टोन रॉक्स, और द रॉक्स जॉइंट्स इनलार्ज द
enlarged due to the action of carbonic acid. तो the joints enlarge in size and lime is removed in solution. और इस तरह के ब्रेकडाउन को ही हम कहते हैं रॉक्स, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स को हम कहते हैं कार्बोनेशन. नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रेशन के बारे में. हाइड्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मिनरल्स ऑफ द रॉक्स. और ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रॉक्स इट वॉल्यूम्स, इसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड द ग्रेन्स लॉस देयर शेप, बदल देते हैं इसके. तो फेल्डस्पार एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं. चेंज इनटू कॉलिन थ्रू हाइड्रेशन. कॉलिन ऑन विद्यान हिल्स नियर जबलपुर का इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे साथ है. बीन फॉर्म्ड इन दिस मैनर. और अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. दिस इज द प्रोसेस in which some of the minerals get dissolved in water. कुछ waters में dissolved हो जाते हैं minerals और they are therefore removed in solutions में removed हो जाते हैं. rock salt जो होती है और gypsums होते हैं they removed in this process. इस process की प्रक्रिया में remove हो जाते हैं. अब हम थर्ड बात करते हैं biotic weathering की. Biotic weathering is carried out by plants, animals and men, जो कि हमें carried होती हैं पौधों से, जानवरों से और मैन से. तो पहले हम बताएंगे आपको प्लांट्स के थ्रू से बायोटिक वेदरिंग जो है वो कैसे कैरीड आउट होती है. तो प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग. द रॉक्स ऑफ द प्लांट्स पेनिट्रेट इनटू द जॉइंट्स ऑफ द रॉक्स. तो अब इस पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन ऑन रॉक्स, किस तरह से जो लॉन्गर और थिकर है वो ग्रू हो रही है. दे ग्रू लॉन्गर एंड थिकर. इन दिस मैनर दे एक्सर्ट pressure on the rocks and the rocks joints are thereby enlarged. जो rocks है वो joints, उसके जो joints होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं and break into small fragment में, छोटे से small fragment pieces में वो divide हो जाते हैं. तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि roots of plants enlarge cracks and joints in rocks, जो कि आपको इस पिक्चर के माध्यम से इसके जॉइंट्स की ओर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा. और सॉइल आप इंडिकेट करेंगे एज द रूट ग्रोज द जॉइंट इज ओपन्ड अप. तो इसके जो रूट है ग्रो करते हैं तो वो जॉइंट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं. तो इस तरह के इफेक्ट्स ऑफ वेजिटेशन ऑन रॉक्स इसे कहा जाता है. अब हम बात करते हैं एनिमल्स की. बोरिंग एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, रैट्स, रैबिट्स, टर्माइट्स and ants break down the rocks. These disintegrated rocks can easily be eroded or removed by wind, etc. अब hoofs of animals break the soil and thus assist soil erosion की बात करें हम तो हमें पता चलता है कि रोल से अर्थवॉर्म के, टर्माइट्स के, जो कि इसका एक स्पेसिफिक उदाहरण हमें देते हैं. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अबाउट 1,50,000 अर्थवॉर्म्स जो हैं इन एन अर्क एंड दे कैन कन्वर्ट हो जाते हैं वो 10 से 15 टन्स ऑफ रॉक्स में मास इनटू गुड सॉइल एंड ब्रिंग इट टू द सरफेस. मैन, थर्ड हमारा होता है मैन. ह्यूमन बीइंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग ऑफ वेरियस रॉक्स. ये सभी जानते हैं मैन का सबसे बड़ा ह्यूमन बीइंग का इसमें रोल होता है. और मैन ब्रेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक्स इन कोर्सेज ऑफ हिज एक्टिविटीज. अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से वो तरह तरह की जो रॉक्स होती हैं वो आपके लार्ज अमाउंट में दिखते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल के लिए बताएंगे आपको, एग्रीकल्चर की बात करते हैं उसमें आप देखते हैं ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा रोल होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस का बात करें हम, रोड्स एक्सेट्रा की बात करते हैं. ही रिक्वायर्स फॉर माइनिंग एंड मिनरल्स. खनिज की अगर हम बात करते हैं तो ये हेल्प करते हैं वेदरिंग बाय ब्रेकिंग, वीकनिंग एंड लूजिंग द रॉक्स में. तो ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेदरिंग ऑफ वेरियस रॉक्स के अंदर. अब हम बात करते हैं वेदरिंग एंड सॉइल की. सॉइल, we have studied the process of weathering and have learned how different types of land features are produced in areas of different type of climate. Through this process
वेदरिंग ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेदरिंग का जो सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एग्रीकल्चर एंड वर्ल्ड्स फूड सप्लाई। किस तरह से फूड सप्लाई के लिए और एग्रीकल्चर इसका बेस प्रोवाइड करते हैं। ग्रेडेशन, अब हम बात करते हैं ग्रेडेशन की। ग्रेडेशन में एक इस तरह का वर्गीकरण होता है, हमारा क्रम स्थापन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर कंस्टेंटली वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट लेवलिंग एंड और द ग्रेडेशन ऑफ लैंड। किस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं अपनी लैंड का, और जितने भी इसमें हमारे प्रोसेस होते हैं उसका अध्ययन हम इसके अंदर ही करते हैं। They attempt to achieve a condition of balance between erosion and deposition, which means a graded position. इसमें हम देखते हैं हर तरह की अनबैलेंस कंडीशन को, जिसमें जो कि इरोजन और डिपोजिशन के बीच में होती हैं। दे अबव फोर्सेस ऑपरेट थ्रू द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन लाइक रिवर्स हो गए, ग्लेशियर्स, विंड्स हो गए, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। सी वेव्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर परफॉर्म देयर टास्क विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एक्शन of weathering, erosion and deposition. The leveling down of elevated portion of the earth surface is done by erosion. जो कि सारा जो अर्थ सरफेस होता है इसका एलिवेटेड पोर्शन जो होता है वो erosion के द्वारा होता है। The filling up of depressions is done by deposition of the eroded material transported by the external agents of gradation as spoken earlier. We have already studied that the endogenetic forces of the earth give rise to major landforms on the earth's surface, and the exogenetic forces level them down. और अगर हम वर्क ऑफ ग्रेडेशन की कार्य की वर्गीकरण की ओर ध्यान दें तो इसे दो कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया है, डिग्रेडेशन और एग्रीडेशन। Degradation. When rocks are removed by scraping, scratching, cutting as a result of process of erosion, thereby lowering the elevation of the land, it is called degradation. अब degradation की अगर हम बात करें तो इसमें हम रिमूव करते हैं रॉक्स में स्क्रैपिंग को, स्क्रैचिंग को, कटिंग को, जो कि एक अच्छा उदाहरण होती है इरोजन की हमारे। लोअर द एलिवेशन ऑफ द लैंड को ही हम कहते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड करता है हमारे वर्क ऑफ वेदरिंग का, जो कि मूवमेंट ऑफ स्क्रैप्ड और स्क्रैच्ड मटेरियल्स एडिड बाय द ग्रेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वर्क ऑफ erosion implying the transportation of the rock material by an agent of gradation. तो हम बात करते हैं जैसे इंक्रीज होती है हमारी मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्रिस, तो इंक्रीज हो जाता है और बोथ erosion और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैपेसिटीज हमारी शो होती हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीडेशन की। फिलिंग अप ऑफ लो लेइंग एरियाज ऑफ डिप्रेशन बाय एरोडेड मटेरियल इज कॉल्ड योर डिपोजिशन। डिपोजिशन हमारा स्टार्ट कब होता है? डिपोजिशन स्टार्ट्स when the agents of gradation lose their force or have obstruction in their way. जब obstructions को हम और फोर्स को लॉस करते हैं तो उसमें हमारा डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और इसका रिजल्ट होता है कि एरोडेड मटेरियल जो होता है हमारा डिपोजिटेड इन डिप्रेशंस विच नॉट ओनली क्रिएट्स न्यू लैंडफॉर्म्स, बिल्कुल भी नई लैंडफॉर्म तैयार करने के लिए वो हेल्पफुल नहीं होता है और मॉडिफाई हो जाता है, उसी के अंदर ही एग्जिस्टिंग हो जाता है। तो अब इस पिक्चर के माध्यम से हम बताएंगे आपको प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन क्या है हमारा। देखेंगे आप एक तरफ डिग्रेडेशन है और डिप्रेशन है, और जहां पर हम डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो अपलैंड है हमारा, वेयरिंग डाउन ऑफ लैंड ड्यू टू इरोजन, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हमारा डिप्रेशन की और एग्रीडेशन के पॉइंट से जा रहा है बेस लेवल।
तो इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं ग्रेडेशन। सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन की बात अगर हम करते हैं तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सरफेस, सभी जानते हैं ये बात, और जिसमें हमारे प्लांट्स यूज होते हैं, डिपेंड ऑन फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर और फिजिकल सपोर्ट हमें मिलती है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की, जिसे हम देखेंगे। इसके 5 फैक्टर्स हमने बताए हैं यहाँ पर जो कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। पेरेंट रॉक्स, रिलीफ, टाइम, क्लाइमेट और प्लांट एंड एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में। द फॉर्मर 3 आर कॉल्ड पैसिव फैक्टर्स। पहले 3 जो होते हैं फॉर्मर, उसे हम पैसिव फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, विच वाइल द लेटर 2 जो होते हैं उन्हें हम एक्टिव फैक्टर्स के नाम से बताते हैं। तो पेरेंट मटेरियल्स एंड क्लाइमेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें, अफेक्टिव अदर 2 फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं पेरेंट रॉक्स की। अ सॉइल इज डराइव्ड फ्रॉम अ अंडरलाइंग रॉक और द पेरेंट रॉक मटेरियल कंटेनिंग डिफरेंट मिनरल्स। कई अलग अलग तरह के मिनरल्स के साथ वो कंटेन होता है। द पेरेंट रॉक गेट्स ब्रोकन इनटू टिनी पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में पेरेंट रॉक जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और डिकम्पोज्ड स्लोली बाय द फिजिकली एंड केमिकली वेदरिंग के थ्रू से होता है। इट इज फर्निशेस inorganic mineral particles of the soil. The parent rocks also influences the rate of soil formation. Parent rock जो होता है वो इसका पूरा influences देता है rate of soil formation में, और chemical compositions, color, textures, structure, minerals content and fertility में parent rock का अपना एक रोल होता है। अब हम बात करते हैं रिलीफ की। अगर हम टोपोग्राफी की ओर ध्यान दें तो हम पता चलाते हैं कि किस तरह से हमारा जो इफेक्ट है वो डिग्री ऑफ इरोजन ऑफ द पेरेंट रॉक मटेरियल एंड द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ द वाटर, यानी रिलीफ इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रोसेस से, जो कि इन्वॉल्व होता है सॉइल फॉर्मेशन में। तो स्टीप स्लोप्स आर सब्जेक्टेड टू मोर रैपिड रन ऑफ surface water than the gentle slope. Therefore, there is a less infiltration of water, बहुत ही less infiltration होता है water का और steeper slopes का, which retards soil forming process. In addition, rapid runoff on steep slope often erodes their surface faster than soil, जो कि उसे develop करता है, कर सकता है। It is because of this that the mountains topography, और ऐसा होता है माउंटेन टोपोग्राफी के डेवलप कोर्स की वजह से, thin and infertile soil और plain areas have rich well developed fertile soils. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम्स की। टाइम्स हो गया सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में बहुत स्लो होता है। अ वेरी डेवलप्ड सॉइल रिजल्ट्स एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फिजिकली, केमिकल एंड बायोलॉजिकली प्रोसेस ऑपरेटिंग collectively for a very long time period of time. क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इट इज अ वेरी फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेंस में हमारे इस लॉन्ग टाइम पीरियड टाइम में। इट इज नॉट ओनली टेंड्स टू रिड्यूस द डिफरेंस कॉज्ड बाय द पेरेंट मटेरियल बट आल्सो इन्फ्लुएंसेस बायोलॉजिकली एक्टिविटीज विद इन द सॉइल। सॉइल में हम देखते हैं तो हमने देखा कि इसका अच्छा उदाहरण भी हमारे पास है ग्रेनाइट और सैंड स्टोन का, जो कि डेवलप्ड हुआ इनटू सैंडी सॉइल इन ड्राई राजस्थान डेजर्ट की बात करते हैं हम इस उदाहरण में। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो कि डेवलप होते हैं सेम पेरेंट मटेरियल इनटू द क्लाइमेट रीजन्स में। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे ग्रेनाइट्स हैव डेवलप्ड लेटराइट सॉइल्स इन मानसून रीजन्स एंड नॉन लेटराइट सॉइल्स इन सब ह्यूमिड रीजन्स। तो इस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग में it is effective and type of plant and animals organism in a region are directly linked with the seasonal change of temperature and distribution and nature of the precipitation. तो क्लाइमेट हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में। इस पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है हमारा। एक तरफ मिनरल सॉइल है, ह्यूमिड्स है, वेजिटेशन टू फॉर्म, और रिजल्ट आप देखेंगे वेदरिंग में। तो इस फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का रोल इसमें प्ले होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स की। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द पेरेंट मटेरियल्स इनटू ए मेच्योर सॉइल में।
सबसे एक्टिव रोल होता है इनका. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल. The process of decay aided by bacterial action transforms organic matter into humus. Humus actually में responsible होती है fertility की of the soil की. It also enhance water retention capacity of the soil. This organic material helps the soil to support plant life. तो हमने देखा कि जो plant cover होता है वो protect होता है rich upper layer of the soil from erosion by increasing the proportion of rainfall, जिसमें एंटर करती है सॉइल और रनिंग ऑफ द सरफेस. तो ये सब प्रिवेंट्स जो होते हैं ग्रेटर इवेपोरेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर बाय इट्स थिक कैनोपी, सॉइल टू मैच्योर एंड बिकम फर्टाइल. अब हम बात करते हैं सॉइल फॉरिजन की. एक तरफ टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, सबस्ट्रेटम, और दूसरी तरफ हुमस हॉरिजन सॉइल, सब हॉरिजन सॉइल, हॉरिजन वेदरिंग रॉक और सी हॉरिजन बेड रॉक. तो इसमें हमने देखा कि सॉइल हॉरिजन्स और बेड रॉक का क्या रोल रहा. A layer of soil which lies more or less parallel to the surface and has fairly distinctive soil properties is also known as soil horizon. तो सॉइल हॉरिजन्स डिस्टिंक्टिव करती है लेयर में जो कि सॉइल में फाउंड होती है. इसके हमारे पास 4 मेन हॉरिजन्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ए, ई, बी एंड सी. ए हॉरिजन इज अपर मोस्ट हॉरिजन होता है, रिच और ऑर्गेनिक मैटर होता है. और जो नेक्स्ट इज द होता है वो ई होता है हॉरिजन. क्ले पार्टिकल्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर रिमूव्ड फ्रॉम द ई हॉरिजन by downward seeping water से, leaving behind pure grains of sand or coarse silt. B horizon रिसीव करता है clay particles को, aluminium और iron oxides के as well as organic matter washed down from the A and E horizons. Beneath the B and horizon is the C horizon, which is not considered part of the soil if consists of the parent minerals matter of the soil. Soil horizon की अगर हम बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ सॉइल एट ए ग्रेटर रेट देन इट्स रिप्लेसमेंट बाय नेचर एजेंसीज. जैसे हमने वाटर की बात की, विंड की एक्सेट्रा, ये सब हमारे सॉइल होरिजन्स कहलाते हैं. टाइप ऑफ सॉइल होरिजन्स में आपने विंड होरिजन्स के बारे में आप देखेंगे, आप रिल होरिजन्स, गुली होरिजन्स, इन सब का आप देखेंगे. तो सॉइल कंजर्वेशन में आपने देखा कि सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच सस्टेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लाइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और जो मेथड्स होता है कंट्रोल सॉइल होरिजन्स का वो डिफरेंट टाइप का डिफरेंट पार्ट्स में होता है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, एफोरेस्टेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, प्लांट ग्रेजिंग हुआ, बडिंग हुआ, टेरेसिंग हो गया, कंट्रोल प्लगिंग हुआ, तो एडॉप्शन ऑफ स्ट्रिप फार्मिंग हुआ, जिसमें हमारा आता है क्रॉप रोटेशन, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड. तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हमने इसमें देखा. तो अब हम बता सकते हैं कि वेदरिंग का हमारे ज्योग्राफिकली विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है. थैंक यू.